चलिए आज हम लोग क्लास 10 का जो है चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। क्या है चैप्टर 3? वृत्त संबंधित प्रमेय। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं वृत्त के बारे में कुछ जानकारियां लेंगे। क्या है वृत्त? वृत्त परिधि, वृत्त की परिधि किसको बोलते हैं, केंद्र क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, अर्धव्यास क्या होता है और चाप क्या होता है वृत्त में। इन सब के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रमेय में। लिखा हुआ है वृत्त संबंधित प्रमेय। इसका मतलब वृत्त के संबंध में कुछ प्रमेय है, कुछ सिद्धांत है, उसको हम लोग देखेंगे। आपकी किताब में थ्योरम 32 और 33, प्रमेय 32 और 33 दिया हुआ है वृत्त से संबंधित प्रमेय। उसको हम लोग कैसे प्रमाणित करते हैं, प्रमाणित करते वक्त एक प्रमेय को प्रमाणित करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद अगले प्रमेय पर आधारित सवाल। ये जो प्रमेय हम लोग सिद्ध करेंगे, इस प्रमेय में जो सीखेंगे उसके आधार पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उसको हम लोग देखेंगे। कुछ सवालों को लेके कि किस तरीके से उसको हल करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं कि वृत्त प्रमेय पर आधारित प्रयोग। ये जो हम लोगों ने दो प्रमेय सीखा है, इसके आधार पे कुछ और बिंदु होंगे, उसको किस तरीके से प्रमाणित कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि इस प्रमेय का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं वृत्त के क्षेत्र में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले बिंदु से। पहला बिंदु है वृत्त। यहाँ देखिए एक चित्र बनाया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। सभी इससे परिचित होंगे। अब आते हैं कि ये जो वृत्त है, इसका ये जो गोल भाग हम लोग देख रहे हैं, ऐसे लाइन खींचा हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं इसको? ये जो बाहरी जो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग परिधि, वृत्त की परिधि। ठीक है, और वृत्त की परिधि के ऊपर कोई भी बिंदु, किसी भी बिंदु से वृत्त के अंदर एक बिंदु है जिसकी दूरी समान हो। अगर ऐसा है कि इस वृत्त के अंदर एक बिंदु हमने लिया है, ये जो बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, तो इसकी क्या विशेषता होती है? इसकी विशेषता ये है कि इस वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु लें या यहाँ लें, जहाँ मर्जी वहाँ लें, यहाँ ले, परिधि के ऊपर कहीं भी हम लोग लेते हैं, और इस बिंदु से अगर हम केंद्र को मिलाते हैं तो ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसकी लंबाई, चाहे हम इस बिंदु से मिलाएं, मान लेते हैं ये बिंदु का नाम दे देते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, यहाँ ये डी है, ये ई है, ये एफ है। ये बहुत सारी बिंदुएं हमने कहाँ ली हैं? वृत्त की परिधि पर। और इन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं, ऐसे अगर मिलाएंगे तो इसकी जो लंबाई होगी वो उतनी ही होगी जितनी कि इसको मिलाएंगे। कहने का मतलब ये कि ये जो बिंदु है वृत्त के अंदर, इसको हम लोग O मानते हैं, तो O से A की दूरी, O से B की दूरी, O से C की दूरी, O से D की दूरी, या O से E की दूरी, या O से F की दूरी बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि वृत्त का केंद्र क्या है? वृत्त के अंदर एक ऐसा बिंदु जहां से वृत्त की परिधि पर किसी भी बिंदु की दूरी समान होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? जीवा। ये जीवा क्या होता है? फिर वही हम लोग आते हैं वृत्त के परिधि के ऊपर, वृत्त के परिधि के ऊपर कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग जीवा कहते हैं। ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है डी और एक बिंदु है बी। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसको बोलेंगे जीवा। और एक बिंदु है वृत्त की परिधि पर, ये बिंदु है बी और ये है सी। इन दोनों को भी अगर मिला देंगे तो ये जो सरल रेखा है इसको हम लोग बोलेंगे जीवा। या ई और ए को भी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? जीवा। ई और डी को भी अगर मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगी जीवा। और
इसको भी मिलाएंगे तो ये हो जाएगी जीवा। एफ और ए को मिलाएंगे तो ये भी है जीवा। ई और एफ को मिलाएंगे ये भी है जीवा। डी और सी को मिलाएंगे ये भी है जीवा। समझ में आया? वृत्त की परिधि पर कहीं भी दो बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं को मिला के अगर एक सरल रेखा खींची जाए तो वो जो सरल रेखा बनेगी उसे उस वृत्त की जीवा बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब यहां हम लोगों ने बहुत सारी बिंदुएं ली थी। अब एक ऐसी जीवा, वृत्त की एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। वृत्त की एक ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है को ठीक कर लेते हैं। ये केंद्र है। अब हम वृत्त के ऊपर ऐसी दो बिंदुएं लेते हैं, अगर उन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो सरल रेखा बनेगी वो केंद्र से होकर गुजरेगी। वो केंद्र से होकर गुजरेगी, वृत्त के केंद्र से। हमने यहाँ ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये ओ है। तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा केंद्र से होकर गुजर रही है, ये भी जीवा होगी। तो ये जो है, इस जीवा का एक खास नाम है जिसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास। ठीक है। अब इस व्यास का, इसके बाद है अर्ध व्यास। तो इस व्यास का आधा क्या होगा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि वृत्त के ऊपर किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी समान होती है। तो जैसे ए से ओ की दूरी समान होगी, वैसे ही ओ से बी की दूरी भी समान होगी। मतलब ओ ए और ओ बी, ये जो दोनों रेखाखंड है, इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी, एक ही लंबाई की होगी। तो अगर हम बोले कि ए बी एक जीवा है, तो इसमें क्या देख रहे हैं? ए बी एक जीवा है। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त के ऊपर एक बिंदु है ए और एक है बी, इन दोनों को मिलाते हुए खींचा गया है। तो जीवा के लिए जो उचित होना चाहिए, जीवा क्या होता है कि वृत्त के परिधि के ऊपर किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को बोलते हैं। तो यहाँ पता चल रहा है कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इन दोनों को मिला के जो हमने रेखाखंड खींचा है वो जीवा हो गई, और ये केंद्र से होकर गुजर रही है, इसीलिए इसका एक खास नाम है क्या? व्यास। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यास। तो आप देख लो कि कोई भी, ये दो बिंदु, ये ई लिया, ये एफ लिया, इन दोनों को ऐसे मिलाया, ये जी लिया, ये एच लिया, इन दोनों को मिलाया, यहाँ पे भी कुछ लिया, एस लिया, टी लिया, इन दोनों को मिलाया, यहाँ पे भी लिया, यू लिया, भी लिया, इन दोनों को भी मिलाया। तो देखो इस वृत्त के अंदर ये जी एच, ई एफ, ए बी, एस टी, यू भी, जो भी रेखाखंड है, इसमें कौन सा दिख रहा है सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा है ए बी। ये रेखाखंड जो है सबसे बड़ा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। या व्यास जो है किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो व्यास है इसका आधा क्या हो जाएगा? ये जो व्यास है, हमने यहाँ जो ये व्यास बनाया है, ये व्यास का आधा क्या होगा? आधा व्यास यानी अर्ध व्यास, है ना? ए ओ, इसका आधा अर्ध व्यास। ठीक है। तो यहां से हमको एक संबंध मिलता है कि किसी भी वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है? अर्ध व्यास। अर्ध व्यास बराबर क्या होगा? अर्ध व्यास बराबर होगा व्यास बटा 2। यानी अगर ये ए बी की लंबाई, यहाँ जो बी थी, अगर ये कुल ए बी की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर थी,
तो ओ ए यानी व्यास की लंबाई कितनी, 10 का आधा 5, या हम बोल सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुने अर्धव्यास। क्योंकि जब हम लोग सवाल हल करेंगे तो यहाँ पे अधिकतर जगह इन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं पे व्यास दिया होगा और अर्धव्यास की आवश्यकता है तो अर्धव्यास निकालनी होगी, और कहीं पे अगर अर्धव्यास दिया है और व्यास की आवश्यकता है तो व्यास निकालनी होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं चाप के ऊपर। चाप क्या होता है? ये जो वृत्त है, वृत्त का ये जो परिधि है, परिधि का कोई भी ये भाग हम यहां से काट लेते हैं, तो ये जो भाग बनेगा इसी को बोलेंगे चाप। वृत्त की परिधि में से कुछ भाग अगर हम अलग कर लें, ये बन गया चाप। ठीक है, और देखिए 2 टुकड़े में ये परिधि बटा है, एक तो ये यहाँ से पूरा यहाँ तक है और ये एक यहाँ तक है, तो ये ऊपर वाला जो यहाँ से यहाँ तक है ये बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बृहद चाप, और ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लघु चाप। ठीक है, चलिए तो पहला जो बिंदु था हमारा कि वृत्त की परिधि, केंद्र, जीवा, व्यास, अर्धव्यास और चाप क्या होता है, ये हम लोग समझ लिए। फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। ये जो वृत्त का गोल भाग है इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, परिधि के ऊपर किसी बिंदु से वृत्त के अंदर एक ऐसी बिंदु जिसकी दूरी समान हो उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, वृत्त का केंद्र। और परिधि के ऊपर किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। इसको क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक है ना। उसके बाद सबसे जो बड़ी जीवा होती है, उस जो केंद्र से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास का आधा क्या होता है, अर्धव्यास। और वृत्त की परिधि का कोई भाग अगर हम लोग अलग कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चाप। समझ में आया। अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं जो है प्रमेय को सिद्ध करना। पहला प्रमेय क्या है देखते हैं। पहला प्रमेय क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। पहला जो प्रमेय है वो बोल रहा है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है, जो व्यास नहीं है के ऊपर, किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब ये जो है प्रमाणित करना होगा। इसे परीक्षा में लिखा रहेगा, प्रमाणित करो वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। या लिखा रह सकता है वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो कि व्यास नहीं है पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, प्रमाणित करो।
इस तरह से प्रश्न रहेगा। तो हम लोग पहले समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका केंद्र हो गया O। क्या बोला है? वृत्त के केंद्र, तो केंद्र मिल गया, ये वृत्त की परिधि। ठीक है, केंद्र से किसी जीवा पर, तो एक जीवा बना लेते हैं यहाँ। ये एक दो बिंदु है, ये A है, ये B है, और ये हमने जीवा बना लिया। ठीक है, जीवा बन गया, और इसके साथ जो बताया गया जो व्यास नहीं है, तो दिख रहा है कि ये जो जीवा है व्यास नहीं है। कैसे पता चल रहा है जीवा जो व्यास नहीं है? क्योंकि ये जीवा केंद्र से होके नहीं गुजर रहा है, इसीलिए ये व्यास भी नहीं है। पर डाला गया लंब, कहां से लंब डाला गया है? वृत्त के केंद्र से। बोला ना, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा जो व्यास नहीं है पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये लंब भी हमने डाल दिया। ये लंब आके इस AB रेखा को D बिंदु पर काटता है। अच्छा, लंब बोलने से मतलब क्या? लंब बोलने का मतलब ये कि ये जो OD रेखा खंड है वो AB को इस बिंदु पे जहां पे ये काट रही है या जिस इससे मिल रही, यहाँ पे ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाया है, मतलब समकोण बनाया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए ये लंब है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है उस जीवा को, जीवा कौन सा? AB को कौन समद्विभाजित कर रहा है? OD। OD क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। मतलब सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है। किसको बांट रहा है? AB को। कौन बांट रहा है? OD बांट रहा है। तो OD आकर के D बिंदु पे यहाँ पे इसके साथ मिला है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है? AD बराबर DB ये बना रहा है। यही प्रमाणित करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए, तो जब हम लोग किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करते हैं तो कुल 4 बिंदुओं के ऊपर हम लोग जो है ध्यान देते हैं। पहला, दिया गया है या प्रदत्त। ठीक है, पहला क्या? प्रदत्त या दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया गया है कि O केंद्र वाले वृत्त, ये O केंद्र वाला है, जो यहाँ पे हम लोगों ने समझा उसी को लिखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किताब में बिल्कुल जैसा लिखा है उसी को हमको रख लेना है। अगर हम अपने से लिखने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगा इसको याद रखने में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे O केंद्र वाले वृत्त O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB जो व्यास नहीं है, व्यास नहीं है। ठीक है, पर OD लंब खींचा गया। यही है, देख लीजिए, यही लिखा, यही चीज हम लोग यहाँ देखे। क्या? O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है और जो व्यास नहीं है पर लंब क्या खींचा गया है? OD। ये बात तो इसमें लिखा ही है, बस इसी को लिखना है यहाँ पे। अब दूसरा जो बिंदु होता है वो क्या होता है? तो सिद्ध क्या करना है? ये प्रमेय है, प्रमेय को तो सिद्ध करना है, तो हम पहले ये पता करें कि इसमें सिद्ध क्या करना है। तो यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि क्या क्या सिद्ध करना है? क्या बोला है? जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है OD AB को समद्विभाजित करता है।
समद्विभाजित करता है, करता है, यही सिद्ध करना है। मतलब अर्थात क्या, AD बराबर DB, यही प्रमाणित करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रमेय सिद्ध करने से पहले क्या दिया गया है उसको हमने लिखा प्रदत्त में। दूसरा बिंदु क्या लिखा, पहला बिंदु लिखा प्रदत्त, दूसरा लिखा क्या सिद्ध करना है, और तीसरा है रचना। इसको सिद्ध करने के लिए ये जो चित्र है इसमें कुछ रचना करनी होगी, अपने से कुछ बनाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रचना में ये OA और OB को मिला देते हैं। ठीक है, OA और OB को मिलाते हैं। इस OA और OB को मिलाया तो यहाँ पे आप लिखिए रचना में जो जो कर रहे हैं वही वही लिखना है। रचना OA और OB को मिलाया। ठीक है, रचना का भी बिंदु खत्म। अब अंतिम जो बिंदु है वो है प्रमाण, कि हम इसको प्रमाणित करेंगे कि हाँ AD AB के बराबर है। तर्क के आधार पर इसको प्रमाणित करेंगे। ये तो कहने वाली बातें हैं यहाँ पे कि बोल दिया कि समद्विभाजित करता है, पर कैसे, इसी को यहाँ प्रमाणित करना है, प्रमाण। ठीक है, अब आते हैं कि हम लोग इसको कैसे प्रमाणित करेंगे। जैसे ही हमने ये रचना किया तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ये दो त्रिभुज बन गया। ठीक है ना, यहाँ क्या बना, दो त्रिभुज बन गया, एक बन गया AOD और एक बन गया BOD, ये दो त्रिभुज बन गया यहाँ पे। अब इसको प्रमाणित करने के लिए कि AD बराबर BD है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दोनों त्रिभुजें क्या है, सर्वांगसम हैं। और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि AD बराबर BD। तो हम लोग प्रमाण में क्या लेते हैं, प्रमाण में हम लोग लेंगे कि त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBD में, अच्छा हम लोग जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीज होता है, दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। क्या, या तो इस OAD त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो हैं OBD त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होनी चाहिए, या OAD त्रिभुज की कोई दो भुजा और एक कोण जो है ODB त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण के बराबर होनी चाहिए, या इसके तीनों भुज दो कोण और एक भुजा दोनों में बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है हमको, इस चित्र से क्या मिल रहा है। पहला तो OD जो है AB के ऊपर में लंब है ना, और लंब है इसका मतलब क्या है, पहले बताया कि ये भी जो है समकोण बनाया और ये भी समकोण बनाया, तो ये दोनों कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब त्रिभुज OAD में ये जो कोण है ये भी 90 डिग्री का, और त्रिभुज ODB में ये भी जो कोण है वो भी 90 डिग्री का, यानी ये दोनों त्रिभुजों में ये जो कोण है बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण ODA बराबर कोण ODB के। अब ऐसे ही बोल देने से तो नहीं हो जाएगा कि ये ODA कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर है वो भी लिखना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि OD AB पर लंब है, ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों समकोण है। क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का समकोण है। समझ में आ रहा है। हमने बोला कि ये कोण ODA
कोण ओ डी बी के बराबर है, ठीक है, और साथ में तर्क दिया कि क्यों बराबर है, कैसे मान ले बराबर है। तो हमें जो दिया गया है उसी में बोला गया है कि ओ डी जो है ए बी पर लंब है, और जब भी एक रेखाखंड दूसरे के ऊपर में लंब होती है तो वो जहाँ पे दूसरी रेखाखंड से मिलती है वहाँ समकोण बनाती है, तो इसीलिए दोनों समकोण है, ठीक है ना, इसीलिए बराबर है। दूसरा देखिए, ये जो ओडी भुजा है ये त्रिभुज एओडी के लिए भी है और त्रिभुज ओबीडी के लिए भी है। तो ये जो भुजा है ओडी ये तो दोनों त्रिभुज के लिए है, तो इसकी लंबाई जब इसमें अगर हम लोग नापेंगे तो भी वही होगी, इधर भी वही होगी, इसीलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि ओडी भुजा उभयनिष्ठ है। ओडी भुजा उभय निष्ठ है, माने दोनों में है, हो गया, यानी बराबर है। इसका भी ये जो भुजा ओडी और इसका भी ओडी भुजा दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि एक ही भुजा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओडी भुजा उभयनिष्ठ है। तो दो चीज प्रमाणित हो गया, पहला एक कोण प्रमाणित हो गया, एक भुजा प्रमाणित हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ दिख रहा है, और देखिए ये जो OA है इस वृत्त का क्या है, अर्ध व्यास है ना, क्योंकि वृत्त की परिधि पर ये A बिंदु है और वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास बोलते हैं। और ये भी जो है क्या है, वृत्त की परिधि पे B जो है एक बिंदु है और केंद्र तक की दूरी को क्या बोलते हैं, अर्ध व्यास बोलते हैं। और एक ही वृत्त के अर्ध व्यास की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए ये OA और OB भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही वृत्त के अर्ध व्यास हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि OA बराबर OB, क्या लिखेंगे, एक ही वृत्त के अर्ध व्यास है, क्या है, अर्ध व्यास है। तो ये तीन बिंदु हम लोगों ने प्रमाणित कर दिया। क्या बोला था कि इसको प्रमाणित सिद्ध करने के लिए, ये AD बराबर BD प्रमाणित करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो त्रिभुज बना है इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम पहले सिद्ध करना होगा। और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजों का बराबर होना आवश्यक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये जो त्रिभुज OAD और OBD है इन दोनों में ये तीन चीजों को सिद्ध कर दिया है कि कोण AOD बराबर कोण ODB, क्यों, क्योंकि OD लंब, ये लंब का निशान है, ठीक है, AB पर है और दोनों समकोण है तर्क के साथ। दूसरा OD भुजा उभयनिष्ठ है, दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुजों में एक ही भुजा है। और तीसरा बिंदु OA बराबर OB, क्यों, क्योंकि ये OA और OB क्या है, ये जो O केंद्र वाले वृत्त हैं इसी के अर्ध व्यास है, और किसी भी वृत्त का जो अर्ध व्यास होता है वो लंबाई में बराबर होता है, चाहे जितनी भी हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OAD, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम त्रिभुज OBD, यहां तक तो हो गया, ठीक है ना, यहां तक तो हो गया। अब अभी भी हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने पहले यहाँ लिख रखा है कि AD बराबर DB ये सिद्ध करना है, लेकिन हम तो सर्वांगसम सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब क्या करें, चूंकि ये सर्वांगसम है, दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इसके नीचे वाले लाइन में, इसलिए AD बराबर DB, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज जब इसके सर्वांगसम है तो ये AD और DB भी बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की क्या है, संगत भुजाएं हैं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, यहां लिखेंगे संगत भुजाएं हैं, है, ठीक है।
प्रमाणित हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी प्रमेय को प्रमाणित करते हैं। चलिए अब हम लोग अगला जो प्रमेय है उसको हम लोग देखते हैं कि वो क्या है और उसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। ठीक है।